नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हमारे एग्जाम में सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपरटेट, कोहलर महोदय से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप सभी, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम कोहलर के सिद्धांत के बारे में पता करेंगे कि कोहलर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, प्रयोगकर्ता कौन थे, सहयोगी कौन थे, इन्होंने जो प्रयोग किया उन्होंने किस पे किया और क्या था इनका सिद्धांत। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कोहलर के सिद्धांत की। सर्वप्रथम दोस्तों, कोहलर ने सिद्धांत कौन सा दिया? कोहलर ने सिद्धांत दिया था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड लर्निंग थ्योरी। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया आपके कोहलर जी ने। यह निवासी कहाँ के थे? ये निवासी थे जर्मन के। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, क्योंकि लिखते चलिएगा। जितना आप लिखेंगे उतना चीज़ें आपको याद होंगी, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पे पड़त निशान। दोस्तों, तो ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे हमारे कौन से? कोहलर महोदय। दोस्तों, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1912 ईस्वी में, 1912 में दोस्तों, 1912 ईस्वी में। और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक लिखी, गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी, जो कि 1959 में दोस्तों कौन सी बुक थी? गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी। तो एक दो क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। कहाँ के निवासी थे? दूसरा क्वेश्चन जर्मन के। कब प्रतिपादन किया? 1912 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन कौन सी बुक थी? गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी बुक थी। चौथा दोस्तों 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि गेस्टाल्ट शब्द दोस्तों यह कहाँ का शब्द था? यह जर्मन भाषा का शब्द था। कहाँ का शब्द था? जर्मन भाषा का था। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि रत्नेश्वर, आखिर गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्रता। क्या होता है? समग्रता, यानी कि संपूर्ण। दोस्तों, क्या होता है? संपूर्ण या पूर्ण आकार आप कह सकते हैं। समग्रता या संपूर्ण या पूर्ण आकार का इसका अर्थ होता है। किसका? गेस्टाल्ट का। तो गेस्टाल्ट बाद में दोस्तों, इसको गेस्टाल्ट शब्द का और इसके प्रतिपादक तीन मूर्ति थी दोस्तों। कौन थी? तीन मूर्तियां थी, आप त्रिमूर्ति कह सकते हैं। तीन मूर्ति या त्रिमूर्ति है दोस्तों, त्रिमूर्ति थे। सबसे पहले थे वर्धीमर महोदय, जो कि इसके क्या माने जाते थे? इसके जनक माने जाते थे। वर्धीमर को इसका क्या माना जाता था? जनक माना जाता था। और जो कोफका महोदय थे, इन्हें सहयोगकर्ता माने जाते थे। क्या माने जाते थे? सहयोगकर्ता माने जाते थे। और जो हमारे कोहलर जी थे, इन्होंने ये क्या माने जाते थे? ये प्रयोगकर्ता माने जाते थे। क्या माने जाते थे? प्रयोगकर्ता माने जाते थे। तो चीज़ों को जब आप लिखेंगे दोस्तों बार बार, तभी चीज़ें आपको याद होंगी। इन्हीं तीन मूर्तियों ने दोस्तों गेस्टाल्ट शब्द की उत्पत्ति की और दोस्तों सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। तो आप ये जानिएगा कि जनक अगर पूछे कि बताइए गेस्टाल्ट शब्द के जनक कौन थे, तो आपका आंसर होगा वर्धीमर। अगर पूछे सहयोगकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर होगा कोफका। आपका अगर ये पूछे कि प्रयोगकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर होगा कोहलर। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों कि इन्होंने जर्मनी 1912 में गेस्टाल्ट समग्र संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय में कितने व्यक्ति थे? तीन व्यक्ति थे, मैक्स, वर्धीमर, कोहलर, कोफका। ठीक है, ये दोस्तों तीनों महान आत्मा थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका उपनाम क्या था? जो दोस्तों आपके गेस्टाल्टवाद थे, इनके उपनाम क्या था? गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। दोस्तों, जैसे हमारे घर का एक नाम होता है, घर का एक नाम होता है, और उसके बाद दोस्तों हमारा विद्यालय का एक नाम होता है और हमारे कई उपनाम होते हैं। क्या होते हैं? हमारे विद्यालय में एक नाम होता है और उसके बाद हमारे उपनाम होते हैं। उसी प्रकार से इन सिद्धांतों के भी उपनाम थे, जैसे गेस्टाल्टवाद का प्रयोगवाद, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। ये दोस्तों थे इनके, संपूर्णवाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोग दोस्तों, यानी आप जानते हैं
प्रयोगकर्ता कौन थे? तो हमारे कोहलर जी थे दोस्तों। कौन थे? वो थे, ये जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों। क्या थे? ये जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया? बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था दोस्तों, यानी कि वनमानुष पे प्रयोग किया था। किस पे? वनमानुष पे। अगर देखा जाए कि मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान अगर कोई जीव था दोस्तों, वो थे वनमानुष दोस्तों। ठीक, क्या थे? वनमानुष थे। और वनमानुष था, उसका नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान नाम था। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। अब इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं कि प्रयोग इन्होंने कैसे किया। आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रयोग, जो फर्स्ट प्रयोग किया था इन्होंने, प्रथम प्रयोग किया था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया, एक वनमानुष को एक कमरे में बंद कर दिया दोस्तों। की क्या किया? जो वनमानुष था उसे एक कमरे में बंद कर दिया वनमानुष को। किसको? आपके सुल्तान को। किसको? आपके सुल्तान को दोस्तों बंद कर दिया। और इन्होंने यहाँ पे क्या लटका दिया दोस्तों? केला। क्या लटका दिया इन्होंने? यहाँ पे आपके लटका दिया इन्होंने, केला लटका दिया। यहाँ पे क्या लटका दिया दोस्तों? केला लटका दिया, केला। और इन्होंने यहाँ पे एक छड़ी रख दी। एक छड़ी रख दी दोस्तों। क्या किया? एक छड़ी इन्होंने रख दी दोस्तों। और यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, एक बॉक्स रख दिया। एक छड़ी थी और ये क्या किया? एक बॉक्स रख दिया। तो दोस्तों कोहलर जो सुल्तान था, बहुत ही भूखा था। सुल्तान क्या था? बहुत ही ज़्यादा भूखा था, उसे भूख लगी थी। अब उसको दोस्तों क्या हुआ, जो उसको आप केला प्राप्त करना, क्योंकि उसे भूख मिटाना था। कोहलर का जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, वह यह कहता है दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, वह यह कहता है जैसे ही व्यक्ति के पास समस्या आती है, क्या होती है? जैसे ही व्यक्ति के पास समस्या आती है, वैसे ही व्यक्ति दोस्तों उसके समाधान को ढूंढने में लग जाता है। उसके समाधान को ढूंढने में लग जाता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, मनन करना शुरू कर देता है। और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है, तो वैसे ही व्यक्ति क्या कर देता है? चिंतन करना समाप्त कर देता है। और तुरंत जैसे ही वो चिंतन करता है, जब समस्या आती है तभी उसको सूझ या आइडियाज आते हैं दोस्तों, विचार आते हैं। तो वही सिद्धांत दिया था आपके सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपके कोहलर जी ने। अब सुल्तान भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, अब उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? वो पहले उन्होंने छड़ी उठाई। क्या उठाई? उन्होंने छड़ी उठाई और छड़ी से केले को तोड़ने का प्रयास किया। पर केले की ऊंचाई क्या थी? बहुत ही ऊपर थी। इसकी ऊंचाई क्या थी? बहुत ही ज़्यादा थी। वो इसे नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तब उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया? वो बॉक्स रखे, उन्होंने बॉक्स रखा और उस बॉक्स पे चढ़ गए और तब वो उस छड़ी से पा गए। तो पर इस पे फिर वो केले को प्राप्त कर लिए, उन्होंने अपनी भूख मिटा ली। पर जो कोहलर जी थे, इस एक्सपेरिमेंट से वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा यार मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा टफ टास्क करते हैं। तो उन्होंने फिर दूसरा प्रयोग किया, प्रयोग नंबर सेकेंड। प्रयोग नंबर सेकेंड, दूसरा प्रयोग किया। फिर से उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, फिर एक बॉक्स रखा गया और अब उन्होंने दो छड़ी रख दी। क्या कर दी? दो छड़ी रख दी। और ये आपके हो गए सुल्तान भाई। ये कौन हो गए? आपके सुल्तान भाई। ये हो गया आपका केला। ये क्या हो गया? आपका केला हो गया दोस्तों। अब सुल्तान भाई को ये हुआ कि देखते हैं, कोहलर ने ये कहा कि आखिर इसकी सोच कहाँ तक जा सकती है, ये कहाँ तक सोच सकता है, ये कहाँ तक समस्या का समाधान कर सकता है, कैसे उपाय कर सकता है, वो ये देखना चाहते थे कोहलर। तो कोहलर ने क्या किया कि ये रखा, टास्क थोड़ा सा टफ दिया। अब सुल्तान भाई पहले उन्होंने छड़ी उठाई, छड़ी से उन्होंने प्रयास किया तो वो छड़ी नहीं पा। वो सोचे चलो भाई अब क्या करते हैं, जैसे अगली बार बॉक्स पे चढ़ गए थे तो पा गए थे, तो एक छड़ी उठाई और बॉक्स पे चढ़े और केला पाने का प्रयास किया, पर वो असफल हो गए। क्या हो गए? वो असफल हो गए, नहीं प्राप्त हुई। यार उन्होंने सोचा यार अगली बार तो केला मिल गया था, इस बार क्या कर दिया है मालिक ने, क्या जुगाड़ लगा दिया। तब उन्होंने देखा, फिर इधर उधर सोचा सुल्तान ने, फिर कहा यार ये दूसरी छड़ी क्यों पड़ी है, अगर इन दोनों छड़ियों को जोड़ दिया जाए तो ये छड़ी लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये छड़ी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और ऐसा ही सुल्तान ने किया, उसने उस छड़ी को जोड़ दिया, वहाँ रस्सी उसी रखी होगी उसको, उसने उससे फिर बांधा दोस्तों, और फिर उस केले को दोस्तों आसानी से वो आ गया, बॉक्स पे खड़े हो गया। अब इस पे भी आपके कोहलर जी संतुष्ट नहीं हुए, कह रही यार ये तो थोड़ा सा
टफ था, और भी ज़्यादा टफ टास्क देते। तब उन्होंने और ज़्यादा टफ टास्क दिया। उन्होंने क्या किया, प्रयोग नंबर 3 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों चतुर्थ प्रयोग किया उन्होंने चतुर्थ प्रयोग किया दोस्तों। उन्होंने 2 बॉक्स रख दिए। क्या किए, 2 बॉक्स रख दिए, एक छड़ी रख दी। क्या रख दिया, 2 बॉक्स रख दिया, एक छड़ी, ये सुल्तान जी। और इन्होंने क्या किया, केले की ऊंचाई और भी ज़्यादा ऊपर कर दी, केले को और भी ज़्यादा ऊपर कर दिया दोस्तों। क्या किया, और भी ज़्यादा ऊपर कर दिया। ये तृतीय हो गया, क्या चतुर्थ प्रयोग हो गया। पहला क्या था, द्वितीय था, तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये तृतीय हो गया गलत से दोस्तों, चतुर्थ हो गया होगा। चतुर्थ इसके बाद है, तृतीय पहले हो गया, चतुर्थ। चलिए ये तृतीय होगा। तृतीय में क्या किया दोस्तों, उन्होंने 2 बॉक्स रख दिया। क्या किया, 2 बॉक्स रख दिया, एक छड़ी रख दी। अब दोस्तों एक छड़ी थी दोस्तों, कितनी थी, एक छड़ी थी। 2 बॉक्स रख दिया, एक छड़ी थी। तृतीय प्रयोग था इनका, तीसरा प्रयोग किया इन्होंने। अब दोस्तों सुल्तान क्या किया कि चलो भाई, अब तक तो छड़ी जोड़ के काम चला देता था। अब उसको ये सोचा कि अब भाई साहब छड़ी जोड़ने से काम, तो यहाँ पे छड़ी एक है, अब क्या है, बॉक्स यहाँ पे 2 है। अब वो क्या किया कि वो अब बॉक्स पे बॉक्स रखा, तब वो चढ़ा, तब पाने का प्रयास किया, नहीं मिला। अब कहा कि अब भाई फिर से हमें छड़ी लेनी पड़ी। तो जब बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और छड़ी से जब तोड़ा, तब किया। इस पे भी आपके कोहलर जी अभी संतुष्ट नहीं हुए कि अरे यार ये तो सब थोड़ा सा मान लीजिए टफ था, और भी टफ करते हैं, तो देखते हैं ये क्या करता है। तो इन्होंने क्या किया, चतुर्थ प्रयोग किया। ये तृतीय गलत है दोस्तों, चतुर्थ प्रयोग किया, यानी चौथा एक्सपेरिमेंट किया, जो लास्ट था इनका। चौथा एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, चौथा एक्सपेरिमेंट इन्होंने 2 बॉक्स रख दिए, 2 बॉक्स रख दिए और 2 छड़ी रख दी, 2 छड़ी रख दी। और ये आपके हो गए सुल्तान भाई, और ये हो गया आपका केला, ये हो गया आपका केला। इसकी ऊंचाई इन्होंने और ज़्यादा ऊपर कर दी, और भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई इन्होंने बढ़ा दी। अब देखते हैं सुल्तान भाई क्या करते हैं। सुल्तान भाई का ये लास्ट टेस्ट था। सुल्तान भाई ने सब प्रयास कर लिया था। अब उन्होंने पहले क्या किया, बॉक्स, दोनों छड़ियों को जोड़ दिया और एक बॉक्स पे चढ़े हुए केले को पाने का प्रयास किया, पर वो असफल हो गए। वो कहे कि अरे यार एक केले से, अगली पहली बार तो हम एक बॉक्स पे चढ़े और एक छड़ी से ही काम हो गया था, दूसरी बार चढ़े तो दोनों छड़ियों को जोड़ के चढ़े थे तो भी काम हो गया था। अब तो यार 2 छड़ी जोड़ दिए हैं, इस पे चढ़े तो भी नहीं मिल रहा, यानी कि और बड़ा। चलिए देखते हैं। ये उन्होंने फिर क्या किया, इस बॉक्स को भी रखा और छड़ी को रखा और फिर वो प्राप्त कर लिए केले को। अब दोस्तों ये 2 बॉक्स जब रखा, इसमें एक मजे की बात और थी सुल्तान के लिए कि सुल्तान उस समय क्या था, भूखा था। क्या था, भूखा था। क्या था, भूखा था सुल्तान। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो उसकी समस्या थी वो थी भूख। क्या थी, भूख थी। तो उसने अपनी पहली भूख मिटा ली, और जैसे उसकी भूख मिट गई दोस्तों, तो वो उसको सोचना उसके यानी खत्म कर दिया। जैसे समस्या का समाधान हुआ, हल हुआ, उसने सोचना खत्म कर दिया। अब वो ये नहीं सोच रहा था कि उस कमरे से हम कैसे निकल जाए। उन्होंने क्या किया था, दीवार थी दोस्तों, केवल एक दीवार थी, ये छत खुला हुआ था, आराम से निकल सकते थे आदमी। पर अब वो ये कमरे से बाहर निकलने के बारे में वो नहीं सोच रहा था कि भाई 2 बॉक्स है, डंडा है, आराम से चाहता तो वो बाहर भी निकल सकता था। पर उसके मन में ये विचार नहीं आया। उसकी पहली समस्या क्या थी, भूख थी। क्या थी, भूख थी। उसको केला प्राप्त करना था, उसे किसी भी तरह क्या था, केला प्राप्त करना। तो इसी प्रकार से आपके कोहलर जी ने ये बताना चाहते थे कि जैसे समस्या आती है, जो समस्या पहले आती है, व्यक्ति उसी समस्या को समाधान करने में लग जाता है, फिर वो दूसरी समस्या को क्या हो जाता है, भूल जाता है। ये ह्यूमन नेचर है दोस्तों। कभी कभी आप सोचते होंगे कि कोई टेंशन आई, हाँ कोई टेंशन आई, फिर उससे जब बड़ी टेंशन आ जाती है तो आप उस छोटी टेंशन को भूल जाते हैं। अरे यार ये क्या थे, इससे बड़ी टेंशन आ गया। तो वही चीज़ है, जब बड़ी टेंशन आ जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो छोटी चीज़ को हम भूल जाते हैं। वही चीज़ हुआ, जब पहले इनको बड़ी समस्या क्या थी, भूख थी। अब निकलने का इन्होंने सोचा ही नहीं। तो वही बात थी दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सूची एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का महत्व क्या था। यह दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया संज्ञानात्मक और मानसिक प्रक्रिया भी होती थी। यानी अधिगम सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों ये संज्ञानात्मक और मानसिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक यानी स्वयं से ज्ञान प्राप्त करना, संज्ञानात्मक मैंने आपको बताया था स्वयं से ज्ञान प्राप्त करना, संज्ञानात्मक दोस्तों स्वयं से ज्ञान प्राप्त करना,
और मानसिक प्रक्रिया भी यह होती थी। यह समस्यात्मक प्रक्रिया होती थी। क्या होती थी? समस्यात्मक प्रक्रिया। पहले क्या आती थी? समस्या आती थी, तब दोस्तों हमारे मन में क्या आता था? सूझ या आइडियाज आते थे दोस्तों। क्या आते थे? विचार आते थे। अधिगम की प्रक्रिया यह क्या होती है? अचानक होती है। कोई भी समस्या होती है बता के आती है नहीं, अचानक आ जाती है, तुरंत अचानक। तो ये अचानक प्रक्रिया होती है। और आइडिया भी, विचार भी हमारे अचानक आते हैं कि अरे यार ये हमने आइडिया क्यों नहीं लगाया। तो वो चीज़ है। अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती दोस्तों। जो सीखने की प्रक्रिया होती है, किसी भी हम यंत्र से नहीं, ये स्वयं हम सीखते हैं। कोई भी समस्या, उसका समाधान हम स्वयं करते हैं अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने चिंतन की नहीं, यंत्र से नहीं करते हम दोस्तों। हाँ, वही चीज़ है। अधिगम की प्रकृति स्थायी होती है। जो हम चीज़ें सीख जाते हैं तो वो स्थायी, ये नहीं कि हम भूल जाते हैं। एक बार आप अगर साइकिल चलाना सीख गए दोस्तों, साइकिल चलाना सीख गए तो दोस्तों आप चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद चलाइए, आप साइकिल चलाना नहीं भूले होंगे। भूल जाते हैं नहीं। बाइक अगर आप चलाना सीख गए तो कभी भी आपको बाइक मिले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, फिर भी आप बाइक धूम मचा ही देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। दोस्तों अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व था। क्या महत्व था? यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता था। क्या था? रचनात्मक कार्य, कोई भी कार्य दोस्तों। यानी जैसा कि आप जानते हैं, कोहलर ने बताया कि जब समस्या आती है तभी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति को चिंतन होती है, मनन होती है, व्यक्ति के अंदर आइडिया आते, विचार आते हैं। तो जैसे ही हम कुछ बच्चों को अगर हम कह दिए कि बच्चों चलो आज कुतुब मीनार बनाते हैं, तो बच्चों के अंदर पहली समस्या, यार हमने तो कुतुब मीनार देखा ही नहीं है, हमने तो कुतुब मीनार देखा ही नहीं है। और हम जानते हैं सबसे ऊंची मीनार है, तो चलो सबसे ऊंची मीनार। फिर वो क्या करेंगे? सर्च करेंगे, कुतुब मीनार की पिक ढूंढेंगे। क्या करेंगे? ढूंढेंगे, और उसके बाद उसकी रचना करेंगे कुतुब मीनार की। तो पहले तो वो उसके बारे में जानेंगे कि अरे यार कुतुब मीनार इतना बड़ा, चलो सर्च करते हैं आखिर ये है कहाँ पे, उसके बारे में सर्च करेंगे, किसने बनवाया उसके बारे में सर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा? रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी हो गए। उन्होंने पहले रचना की और उसके बाद उसके बारे में जानकारी ली, तो उनके ज्ञान की वृद्धि हुई। ये चीज़ है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है बहुत ही ज़्यादा। कोई भी बच्चा है, मैथ का सवाल है, कोई भी बच्चा है मैथ का सवाल लगा रहा, तो मैथ का दोस्तों ऐसा विषय है, समस्या होनी ही होनी है। किसी न किसी क्वेश्चन में हम फंसते जरूर हैं। कोई भी क्वेश्चन हुआ, फंस गया बच्चा, अब उसका सलूशन उसे नहीं मिल रहा है कि यार इसका सलूशन कैसे मिले। तब वो क्या करेगा? उस समस्या के समाधान के लिए विचार करेगा, चिंतन करेगा, तर्क लगाएगा, और दोस्तों तब जाके उसे क्या मिलेगा? समाधान मिलेगा। क्या मिलेगा? समाधान मिलेगा। इसमें उसमें का दोस्तों कोई साथ नहीं दे रहा है, उसे स्वयं ये चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बालक को ये चीज़ें स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि समस्या का समाधान स्वयं निकालना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं। आपकी समस्या का समाधान आप ही स्वयं निकालेंगे, कोई और नहीं निकालेगा दोस्तों। ये एक रियलिटी है, एक सत्यता है, आप सभी जान लीजिए। ठीक है, तो वही बात है। तो ये बात आपके कोहलर जी ने भी कही। तो यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि के लिए, कल्पना के लिए, तर्क शक्ति का विकास करता है। ठीक है, यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैथ दोस्तों, मैथ आप सभी जानते हैं कितनी टफ होती है। तो गणित में दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। पहले तो दोस्तों मैथ ऐसी होती है कि अगर आप लगाने लगे और अगर आपके सारे सवाल हल हो रहे हैं, सारे सवाल क्या हो रहे हैं, आप आसानी से हल करते जा रहे हैं, तब तो बड़ा मजा आएगा। आप सॉल्व करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। पर एक भी क्वेश्चन अगर फंस गए, आप एक भी क्वेश्चन फंस गए, तब आपका दोस्तों सर दर्द शुरू हो जाएगा। अरे यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें प्रॉफिट लॉस का, ये क्वेश्चन फंस गया, कौन सी ट्रिक लगाएं। फिर आप कई बार ढूंढेंगे चीज़ों को, वो करेंगे, परेशान हो जाएंगे। मन में आपकी व्याकुलता बनी रहेगी, यार ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व, पता चला यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों के मन में यही आता है, अरे यार पता चला यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो चीज़ है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप कई तरह से सोचेंगे, अंततः आप अगर उसी पे कंटिन्यू लगे रहेंगे तो हल जरूर मिलेगा आपको दोस्तों। तो ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपका, तो ये आपके दोस्तों कठिन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आपका दोस्तों चलिए, तो ये जान लीजिए दोस्तों कि थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीज़ों को
सूर्य एवं दृश्य का सिद्धांत का क्यों महत्व है? यह अधिगम की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक और मानसिक प्रक्रिया भी होती है, यह समस्यात्मक प्रक्रिया भी होती है। जैसे समस्या आई तो हम चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। अधिगम की प्रक्रिया अचानक होती है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं या समस्या आती है और कुछ भी आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, अचानक ही आते हैं। ये नहीं कि तुरंत दोस्तों हमें वो आ जाएंगे, तो ये अचानक आते हैं। अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। किसी भी चीज़ को अगर हम सीखते हैं, अधिगम इन द सेंस दोस्तों क्या होगा, सीखना। किसी भी चीज़ को हम अगर सीखते हैं, सीखते हैं दोस्तों, तो यंत्रवत नहीं होता। वो क्या होता है, यंत्रवत नहीं होता। ठीक है, अधिगम की प्रकृति स्थायी होती है। किसी भी चीज़ को अगर हमने सीख लिया तो हम उस चीज़ को भूलते नहीं हैं, जल्दी हम उस चीज़ को क्या करते हैं, भूलते नहीं हैं दोस्तों। यह क्या होती है, अस्थायी होती है प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व होता है, तो यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए, रचनात्मक, बालक जो दोस्तों रचना करते हैं उनके कार्यों के लिए उपयोगी होता है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। ये सिद्धांत क्या था, कोहलर जी ने बताया। इस सिद्धांत से बालक की जो तर्क शक्ति होती है, जैसे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं, जब उन्हें समस्या होगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो उसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। उनके अंदर कल्पना शक्ति बढ़ेगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी। ये चीज़ है दोस्तों। यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन, मैंने अभी आपको बताया कि गणित जैसे कठिन दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी होती है। क्योंकि जैसे ही गणित में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी, और सब्जेक्ट में उतनी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती, पर गणित में दोस्तों हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा इनका वो होगा। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम था कि जैसे समस्या आती है, कोहलर जी ने दिखाया था कि जैसे समस्या आती है दोस्तों, वैसे ही आपका समाधान आप निकालते हैं। और आपको मालूम है गेस्टाल्ट शब्द का दोस्तों, गेस्टाल्ट वर्ड में गेस्टाल्ट दोस्तों, गेस्टाल्ट के यानी कि 3 मूर्तियों ने आपके समर्थक थे। इसके 3 मूर्ति थे दोस्तों। पहले थे मैक्स वर्दीमर को क्या माना जाता था, गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इनको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। कोहलर जो थे दोस्तों, वो क्या माने जाते थे, प्रयोगकर्ता। आप सभी भी लिखते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलेंगे तो याद होगा। ये प्रयोगकर्ता माने जाते थे आपके, कोहलर क्या थे, प्रयोगकर्ता माने जाते थे। और कोफका हमारे थे दोस्तों, ये इन सभी के सहयोगकर्ता माने जाते थे। कोफका क्या थे, यह सहयोगकर्ता माने जाते थे। चीज़ों को लिखेंगे आप तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इन सभी का स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये दोस्तों हिस्ट्री 91 में आपकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर कंपटीशन के लिए ये पुस्तकें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर कंपटीशन में अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें दोस्तों मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जैसे। ठीक है दोस्तों, आज के उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल दोस्तों फिर मिलेंगे हम इससे संबंधित क्वेश्चनों से, कि आखिर कोहलर से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से सीटेट में पूछे गए, किस प्रकार से यूपी टेट में पूछे गए, किस प्रकार से सुपर टेट में पूछे गए। तो इनसे दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसलिए दोस्तों कल भी आप सभी ज़रूर ज्वाइन होइएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।